ज़ैगम साहब, आगाज किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का कहाँ से भी हो, जब इख्तिताम हो तो ये बात जरूर पूछी जाती है, कौन जीता कौन हारा, जीत का ताज किसके सर सजा। कुछ ना कुछ हासिल किया इस पूरी सूरत हाल में कि पाकिस्तान की वो सलाहियत और काबिलियत तस्लीम कर ली गई कि हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी कर सकते हैं, अमन की बात करने वाले लोग हैं। हमें जरा बाद में अपने पर आते हैं, लेकिन पहले ये बताइए इस पूरे मुआहिदे में, इन 14 निकात में, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत डिस्कशंस रही, किसको एज हासिल है, किसके सर पर जीत का ताज सजा है? आशा, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो हम ये देखें कि जब जंग शुरू हुई थी तो जंग करने वाले के क्या मकासद थे। तो आज जब जंग ख़त्म हो गई बाकायदा, तो जिसने जंग शुरू की थी, जो जंग करने आया था, उसने अपने कितने मकासद हासिल कर लिए। दूसरी बात, जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त सूरत हाल क्या थी, और जब जंग ख़त्म हुई तो उस वक्त सूरत हाल क्या है। इन्हीं दो बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। देखिए, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स थे अमेरिका के और इसराइल के कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिरे से ख़त्म करना है। यानी ईरान को इजाज़त ही नहीं होगी कि वो न्यूक्लियर नाम की कोई चीज़ रखे, टोटल कभी भी नहीं। दूसरी बात क्या थी? ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म होगा। तीसरी चीज़ क्या थी कि प्रॉक्सीज को ईरान छोड़ देगा। ठीक है जी। अब ये थे, और रजीम चेंज भी, ये भी एक उनका 14 निकात में ये सब कहाँ है? इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है। हम देख लेते हैं कि मिसाइल को ईरान ने कहा नॉन निगोशिएबल है, उस पर कोई जिक्र ही नहीं है। प्रॉक्सीज का एक तो इसमें जिक्र नहीं है, अगर है तो वो यूं है कि प्रॉक्सीज लीगलाइज हो गए हैं। ईरान ने जब लेबनान में कहा कि लेबनान में अगर आप मेरे प्रॉक्सीज पर हमला करोगे तो वो जंग होगी, इसका क्या मतलब है कि प्रॉक्सीज तो लीगलाइज हो गए, आप तो उनको ख़त्म करने आए थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम में आप देखें जो उसने लफ्ज लिखा गया है, अब जाहिर ईरान के आप लीगलाइज वाली बड़ी बात कह रहे हैं, क्या खित्ते के बाकी ममालिक इसको एक्सेप्ट कर जाएंगे कि ये आप लीगलाइज? मैं लीगलाइज इस सेंस में कह रहा हूं कि उसको एक स्टेक होल्डर तस्लीम कर लिया गया ना, जंग के स्टेक होल्डर तस्लीम करके और जंग बंदी में उनको शामिल किया गया है। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं। अब आप न्यूक्लियर नहीं कर सकते। देखिए, अब न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, अब न्यूक्लियर प्रोग्राम में लफ्ज क्या है? ईरान ने लिखा है रीअफर्म। उसने ये नहीं लिखा कि मैं कोई नई बात कर रहा हूं, कोई नया वादा। उसने लिखा, देखिए बड़ी उस्तादी है ईरानी जो है, जाहिर है तहजीबों का ही मतलब होता है ना कि बड़े होशियार हैं वो। उन्होंने कहा कि जो हमने पुराने वादे किए हो तो उन्हीं को रीअफर्म करते हैं कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेंगे। 2003 में उनके जो रूहानी पेशवा थे, जो उनके रहबर थे अली खामिनाई, उन्होंने फतवा दे दिया था कि इस्लाम में हराम है, हम कभी हासिल नहीं करेंगे। 2015 में JCPO में जो मुआहदा हुआ था बारक ओबामा के साथ, उसमें भी लिख दिया था कि भाई हम ये दे रहे हैं। तो व्हाट आर दे गिविंग अप? तो न्यूक्लियर में जो चीज उन्होंने एनरिच भी तो किया ना ज़ैगम साहब, वो परसेंटेज लेवल कितना ऊपर ले गए। हाँ, अब देखिए उन्होंने जो एनरिचमेंट बढ़ाई थी उस वजह से बढ़ाई थी कि वो मुआहदा तोड़ा गया था। अब जो ट्रंप साहब कह रहे थे, वो ट्रंप साहब क्या कह रहे थे कि ये जो एनरिच्ड मटेरियल है ये अभी हमारे हवाले करो, ये इसी मुआहदे में शामिल होगा, ये तुम हमें पकड़ाओगे। और मुआहदे में क्या लिखा है कि इसको आप वाटर डाउन करेंगे, इसकी जो इंटेंसिटी उसको कम करेंगे और इंटरनेशनल एनर्जी के तहत तय करेंगे। अभी तक ये भी तय नहीं है कि ईरान के हवाले करेगा या नहीं करेगा। ईरान कह रहा है हम नहीं हवाले करेंगे। फिर आप कंसेशंस को देखिए। इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो ईरान को चाहिए थी वो ये चाहिए थी कि उसकी मईशत दोबारा बहाल हो, उसको इस तरह की मदद मिले, उस पर पाबंदियां ख़त्म हो, क्योंकि जंग से बड़ी मुसीबत जो थी उसकी मगर कुछ दिन पहले JD वैंस कह रहे थे कि जो पाबंदियां में नरमी है ये ख़त्म करना ये कोई इतना बड़ा मामला या इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या ये वाकई बड़ा मामला और बड़ी बात नहीं है ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो? आशा, ये इतनी बड़ी बात थी कि अगर ये जंग ना होती, अमेरिका और इसराइल जंग ना करते और पाबंदियां जारी रहती, तो माशी दबाव में शायद ईरान की हुकूमत गिर जाती। इस माशी दबाव की वजह से, इतना तबाहकुन माशी दबाव था इन पाबंदियों की वजह से, कि हम देख रहे थे कि बहुत बदतरीन मुजाहरे शुरू हो चुके थे और हो रहे थे, जिनकी वजह से ईरान की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही थी। अब ईरान ने जब हुर्मुज को वेपनाइज किया तो उसकी वजह से ईरान को आज ये मौका मिला कि वो उन पाबंदियों को ख़त्म करा सके जो 1979 से 89 से शुरू हुई थी और बढ़ती गई हैं, यहाँ तक आ गई हैं। और आज उनको तेल बेचने की इजाज़त मिल रही है, जिसका मतलब है उनको आधी तिहाई कीमत पे तेल नहीं बेचना पड़ेगा चोरी छुपे।
अब वो अपनी असल कीमत पे बेचेंगे और सिर्फ तेल के नहीं, कई और तरह के मुआहदे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ उनको जा रहे हैं। फ्रोजन फंड्स वापस मिल रहे हैं। $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, पता है $300 बिलियन कितना होता है? ईरान की जो टोटल जीडीपी है वो $370 बिलियन की है, और $370 बिलियन की जीडीपी के मुल्क को वादा किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं ईरान ने तो अचीव ही किया है जैगम साहब, इसमें तो अचीव ही किया। मुझसे क्या है, ये ट्रंप की पार्टी से पूछ रहे हैं। आप देखें ईरान में, अमेरिका में इस वक्त सदर ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, वो क्या कह रही है इस वक्त अमेरिका में? वो लोग जो जंग के शौकीन थे वो क्या कह रहे हैं? दे आर वेरी अपसेट। तो अब वो इतने अपसेट हैं, तो शहजाद चौधरी साहब आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला इस वक्त। शहजाद साहब ये फरमाइएगा, जो 14 निकात सामने आए हैं, क्या ईरान ने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है, उसको हासिल हुआ है? क्या अमेरिका ने हुर्मुज़ खुलवा ली है और ईरान को किसी हद तक वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर उसने बांध दिया है, तो अमेरिका की कामयाबी है, या अमेरिका में भी इस पर सवालात उठ रहे हैं? मजमूई तौर पर ये 14 निकात किसी एक की फेवर में जा रहे हैं, किसी दूसरे की फेवर में है, या सबके भले के हैं? आयशा देखें, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। हम अमेरिका वालों को अपने जो फायदे हैं उनको ढूंढने दें, ईरान के जो अपने फायदे हैं ईरान ढूंढ लेगा। हमें तो अपनी चीजों को गिनना है। सबसे पहली बात यह है कि जंग खत्म हो गई, हमें क्या मिला फिर ये बताइए। हमारी जंग, इस जंग अगर कंटिन्यू रहती तो हम इस जंग में झुलसते रहते। ये जंग कहां तक फैलती हमें इसका पता नहीं था। अगर ये सऊदी अरेबिया या कोई भी किसी और मुल्क के साथ जा पड़ती, या बिल्कुल हम पड़ोस में हमारे ऊपर आन पड़ता, तो हम क्या करते उस सूरत में? इस फैलाव में क्या बच पाते? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इतने सारे मुल्क, हम जैसे मुल्क जो कि बहुत मुश्किल माशी हालात के अंदर हैं, उनकी मईशतें बैठ जाती, उनकी जो दुनिया के अंदर जो गुर्बत का जो लेवल है वो कहाँ से कहाँ चला जाता, गरीब आदमी पिस के रह जाता। कितने % लोग गरीब जो मईशतों के अंदर और गुर्बत की लाइन से नीचे चले जाते। अंदाजा लगाइए कि खुराक की कहाँ कहाँ कमी होती। तेल तो चले पहुंच ही जाता जहां पे पहुंचना है, जहां पे चला जाता, लेकिन हम जैसे मुल्कों को तेल की भी जरूरत है, गैस की भी जरूरत है। अभी तो नहीं है, सर्दियां आएंगी तो सब समझ आ जाएगी। तो ये जंग तो बहुत तूल में दी जा सकती थी। तो हमें अपने उन चीजों को देखना है। आग बुझ गई, हुर्मुज़ खुल गया, तेल की रवानी शुरू हो गई। तेल के साथ साथ बाकी चीजें, जिस तरीके से कि खाद है, बाकी मामलात हैं, हीलियम है, इतनी ज्यादा चीजें हम गिनवा चुके हैं अपने प्रोग्रामों के अंदर, वो सब का सब सल्फेट्स चले गए, जो डिस्टिलेट्स। मगर शहजाद साहब, पता है कलामी की माजरत, यहाँ तो तज्जिए तबसरे तीसरी आलमी जंग की तरफ भी थे ना, कि मामला अगर ना संभाला जाता, कंट्रोल ना किया जाता, तो हम एक आलमी जंग की जानिब बढ़ सकते थे। किसी ना किसी तरीके से तो उसको बांधा गया, रोका गया, और अब ये 14 निकात सामने आए, तो कहीं तो किसी को फायदा हुआ और किसी का नुकसान हुआ है। वॉर ऑफ चूजिंग। हम तो पाकिस्तान में बैठ के अपना फायदा देख सकते हैं ना। पाकिस्तान ने किस किस्म का रोल अदा किया, पाकिस्तान ने किस तरह से अपने कार्ड्स को ठीक खेला, किस तरह बैलेंस रिटेन रखा, मेंटेन रखा, अपनी सफारती एफर्ट के अंदर किस तरीके से उन्होंने इंटेंसिटी रखी और परसिस्टेंस रखी, उसने कामयाबी दी। पाकिस्तान का नाम बेहतर हुआ, दुनिया में इमेज बेहतर हुआ। मेरे ख्याल में ये हैं पॉजिटिव्स, इनको देखना चाहिए। आप इस झगड़े में पड़ जाते हैं कौन जीता कौन हारा। अगर जीतने वालों को अगर वो नहीं उनको समझ आएगी, तो मैं 6 पॉइंट बता दूंगा अभी बैठे बैठे अमेरिका को क्या फायदा पहुंचा। ठीक है, तो उसमें तो कोई बताएं ना सर, 3 शर्त तो बता दें। जो लोग ये बातें करते हैं उनको तो जवाब देने की जरूरत है कि अमेरिका का फायदा हुआ इस पूरे में। सुन लीजिए, ईरान को तो जो फायदे हुए सो हुए। ईरान के पास जो एडवांटेज आया बहुत तेजी के साथ आया, जो अनएक्सपेक्टेड था वो भी जल्दी आ गया। तो उसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बहुत एडवांटेज नजर आया। लॉन्ग टर्म में वो इन चीजों को कैसे कन्वर्ट करता है, इस फायदे को, इस अपॉर्चुनिटी को, ये उसका इम्तिहान है। अमेरिका का क्या हुआ, अमेरिका शॉर्ट टर्म में लूज किया, मिड टर्म में भी लगता है कि शायद लूज करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके क्या एडवांटेज हैं सुन लीजिए। अब 4 चीजें आपको बता देता हूं। पहली बात यह कि एक ऐसी जंग में गया जो कि बिल्कुल जिसमें नहीं जाना चाहिए था, और उलझ गया और फंस गया एक मिडिल लेवल पार के साथ, मिड लेवल कंट्री के साथ। वहां से निकल के उसकी अपनी साख जितनी बच गई, अच्छी बची। मिलिट्री उसकी कमजोर नहीं हुई। उसकी गवर्नमेंट अमेरिका की जो आज से 4 महीने 6 महीने पहले थी, वैसी की वैसी ही ये मिलिट्री है, उसकी ताकत वैसी की वैसी है, लेकिन उसकी साख का परसेप्शन का मसला था, उसने उसको संभाल के रखा। पहली बात। दूसरी बात, उसने ईरान जो कि न्यूक्लियर के रास्ते पे कितना आगे जा चुका था, 60% और 90% में कितना फासला रह जाता है, बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर पहुंचा हुआ था। आज तो हम बड़े नारे मारते हैं ना, अगर वो न्यूक्लियर मुल्क बन जाता मुल्क, तो उसके बाद इस खत्ते का क्या हाल होता ये शायद कोई नहीं सोचता।
आज तो हम जोम एक बुक्स के अंदर ये बातें करते हैं ना, वो बुक्स जब खत्म हो जाए, अपनी सोच बराबर हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो फिर सोचिए उसको 60% से वापस ला के 0 पे ले दुरुस्त हो आना, गया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है अमेरिका की। तीसरी सुन लीजिए, जो कि एक जंग का माहौल बना हुआ था इस खत्ते के अंदर इसराइल की वजह से, उसको इसराइल को इस चीज का खतरा कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू मेरे ऊपर उसने बिल्कुल बंद किया हुआ है, ग्रेटर इसराइल का मामला लेके चल रहा था, किसी हद तक रिलेटिवली इम्प्लिसिटली ठीक हो गया। एक जब न्यूक नहीं, सुन ले बात को, अब आप 4 गिनाऊंगा पूरे। अच्छा, तो अब जो है ना, तो उसको ये जब पता लगा कि अच्छा ब्रेक लेनी है, अब बाकी न्यूक्लियर आके नहीं हो गिन सकता। लेते। नहीं, सुन लो, अब आप You बुलाया called ना, for मैं तो this. नहीं बोलना चाह रहा था। हाँ ठीक है, अब बोलना नहीं चाह रहा था, बुला लिया तो अब बुला लो, सुन लो अब। अच्छा, तो तीसरा ये, अच्छा इम्प्लिसिटली उसको पता लग गया कि मेरी जो इनसिक्योरिटी का एलिमेंट है वो रिलेटिवली कम हो गया, उसको रिलेटिवली कम हो गया, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर मुल्क होता तो पता ना, वो पहला वो कहता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ये ईरान बनता उसके लिए, जो कि अब नहीं बन सकता, कुछ देर के 60 से वापस आ गया 0 पे। चौथा सुन लीजिए, ये भी बहुत अहम है। यूएस नहीं, सुन लो, यूएस डॉलर्स के अंदर आपने उनको 30 अरब, ये कितने भी देने हैं, 150 अरब देना है, 130 अरब देना है ईरान को, वो भी देंगे। तेल बिकेगा इस वक्त 70 लाख बैरल्स है, जो कि फ्लोटिंग स्टॉक है, उसको बेचेगा, उसके भी डॉलर्स में आएंगे। उसके बाद जो बाकी 300 अरब है वो भी डॉलर में आएगा। आपने डॉलराइज्ड कर दी उसकी इकोनॉमी, इस जगह से जहां पर के खतरा था कि वो मालियाती निजाम एक और चीन और रूस के साथ मिलकर बनाने के लिए जा रहा। तो सोचिए उसको लॉन्ग टर्म में उसने अपने आप ठीक हो कितने गया, एडवांटेजेस हासिल कर लिए। ये तो शायद बातें अमेरिका वाले भी थोड़ा ठहर के लॉन्ग टर्म सोचेंगे, एडवांटेज लेकिन थोड़ा कहीं सा और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म एडवांटेज कहीं और है।